जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, आज का चैप्टर हम लोग का होगा भारत का यमन राज्य, जो भाग 5 होगा। इसके पहले मेरे द्वारा आप लोगों को एक से लेकर के 4 तक पढ़ा दिया गया। और आज का चैप्टर भारत के यमन राज्य होगा, जो भाग 5 होगा, और जिसमें हम आप लोगों को कनिष्क के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे? कनिष्क के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन आज का चैप्टर कनिष्क प्रारंभ करने से पहले चलिए सबसे पहले कल हमने जो चैप्टर को पढ़ाया था उसको रिवीजिंग करते हैं। उसके बाद आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले कल के चैप्टर को रिवीजिंग करते हैं। तो दोस्तों, कल के चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न बना था, बीम कैडफिसस ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका उत्तर बना था, बीम कैडफिसस ने शैव धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? शैव धर्म को अपनाया था। फिर अगला प्रश्न बना था, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और उनके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछ रहा, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर बना था, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बीम कैडफिसस था। फिर अगला प्रश्न बना, बीम कैडफिसस ने भारत पर आक्रमण करके किस भाग को अपने में मिला लिया? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा, बीम कैडफिसस ने भारत पर आक्रमण करके गांधार, पंजाब, मथुरा को अपने में मिला लिया था। फिर अगला प्रश्न बना, बीम कैडफिसेस किस धर्म को मानता था? तो दोस्तों, बीम कैडफिसेस शैव धर्म को मानता था। और इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी एवं त्रिशूल और दूसरी तरफ महेश्वराय शब्द लिखवाया था। फिर अगला प्रश्न बना, कुजुल कैडफिसेस, बीम कैडफिसेस, कनिष्क और वासुदेव कहाँ से आए थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, कुजुल कैडफिसेस, बीम कैडफिसेस, कनिष्क और वासुदेव कुषाण वंश चीन से आए थे। और ये चीनी यूची कबीले थे। और फिर अगला प्रश्न बना था, कुषाण वंश वाले भारत में कितनी राजधानियाँ बनाई? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना, कुषाण वंश वाले भारत में 2 राजधानियाँ बनाई थीं। पहला पुरुषपुर और दूसरा मथुरा। फिर अगला प्रश्न बना, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका उत्तर था, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न बना था, कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका उत्तर बना था, कनिष्क का राज्याभिषेक 78वीं ईस्वी में, यानी 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी का मतलब 78 बीसी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ईसा पूर्व की बात नहीं की जा रही है, यहाँ ईस्वी यानी कि बीसी की बात की जा रही है। फिर अगला प्रश्न बना था, कनिष्क ने भारत में औपचारिक शक संवत कब से प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, कनिष्क ने भारत में औपचारिक शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था, यानी कि 78 बीसी में प्रारंभ किया था। फिर अगला प्रश्न बना था, कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण किया? तो दोस्तों, कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण किया था। फिर अगला प्रश्न आया, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर में थी। फिर अगला प्रश्न बना, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। ध्यान देंगे, महायान मत भूलिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 शाखा हो गए थे, यानी बढ़ गए थे। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। और फिर अगला प्रश्न बना, कनिष्क के द्वारा कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष
वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। फिर अगला प्रश्न बना, किस बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन हो गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन हो गया था। और फिर अगला प्रश्न बना, मूर्ति का निर्माण और पूजा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था मूर्ति का निर्माण और पूजा का प्रचलन कनिष्क के शासन काल से महायान संप्रदाय और 2 शैलियों में प्रतिमा का निर्माण एवं पूजा का प्रारंभ हो गया था। फिर अगला प्रश्न बना था गांधार एवं मथुरा कला का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना गांधार एवं मथुरा कला का संबंध मूर्ति निर्माण से है। फिर अगला प्रश्न बना था बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति किस कला में बनाई गई थी? इसका उत्तर बना था बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई थी। और कल का लास्ट जो प्रश्न बना था मथुरा कला में मूर्तियों का निर्माण किससे किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था मथुरा कला में मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग कल के चैप्टर को रिविजन कर लिए। अब आइए हम लोग आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है कनिष्क से संबंधित कि बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति किस कला में बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति गांधार कला में बनाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति गांधार कला में बनाई गई थी। और प्रश्न पूछ रहा है कि बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति किस कला में बनाई गई? तो बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति गांधार कला में बनाई गई थी। और कल हमने आपको बताया था बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति किस कला में बनाई गई थी? तो इसका उत्तर बना था बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई थी। तो ध्यान दीजिए, बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला में बनाई जा रही है और बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति गांधार कला में बनाई जा रही है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति किस कला में बनाई गई? तो आप उत्तर देंगे बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति गांधार कला में बनाई गई थी। फिर अगला प्रश्न आया गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण किससे किया गया था? गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण किससे किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण गांधार कला में मूर्तियों के निर्माण के लिए हरे, नीले, स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया था। ध्यान देंगे, गांधार कला की जब मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है तो दोस्तों उस समय हरे, नीले तथा स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रश्न यही बन रहा है कि गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण किससे किया गया था? तो आप उत्तर देंगे गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण काले, हरे, नीले तथा स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया था। किस पत्थर का प्रयोग किया गया? काले, हरे, नीले तथा स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया था गांधार कला में मूर्तियों के निर्माण के लिए। फिर अगला प्रश्न बना सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो दोस्तों इसका उत्तर है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। ध्यान देंगे, सबसे शुद्ध सोने की बात नहीं की जा रही है, केवल सोने की बात नहीं की जा रही है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के की बात की जा रही है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो आप उत्तर देंगे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। किसने किया था? कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया था। और दोस्तों फिर मैं एक बात और बता दूं, गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण काले, हरे, नीले तथा स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया था और मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। यानी मथुरा कला में जब मूर्ति का निर्माण किया गया तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और गांधार कला में मूर्ति के निर्माण के लिए काले, हरे, नीले तथा स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया था। और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना पहली बार भारत में बौद्ध की खड़ी प्रतिमा किसने बनवाई थी? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध प्रतिमा सबसे पहली बार भारत में बौद्ध की
खड़ी प्रतिमा बनवाई जा रही है। और प्रश्न यहीं पर पूछा जा रहा है कि पहली बार भारत में बौद्ध की खड़ी प्रतिमा किसने बनवाई थी? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे पहली बार भारत में बौद्ध की खड़ी प्रतिमा कनिष्क शासक के द्वारा बनवाई गई थी। पहली बार भारत में बौद्ध की खड़ी प्रतिमा, ध्यान देंगे, बैठा हुआ नहीं। एक है कि बैठ करके भगवान बुद्ध अपने कह सकते हैं कि ध्यान लगाए हुए हैं, यानी ध्यान में मग्न है, लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा की बात की जा रही है। और प्रश्न आ रहा है कि पहली बार भारत में बौद्ध की खड़ी प्रतिमा किसने बनवाई थी? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे पहली बार भारत में बौद्ध की खड़ी प्रतिमा कनिष्क शासक ने बनवाई थी। फिर अगला प्रश्न आया, कनिष्क के राजवैद्य का क्या नाम था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कनिष्क के राजवैद्य का नाम चरक था। और एक बात और बता दूं, एक चरक संहिता पुस्तक थी जिसको चरक ने ही लिखा था। और दोस्तों चरक संहिता पुस्तक देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने चरक संहिता का पुस्तक का पिक लगाया है। तो दोस्तों ये पुस्तक चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि कनिष्क के राजवैद्य का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना कनिष्क के राजवैद्य का नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ इसका उत्तर बना कनिष्क के राजवैद्य का नाम चरक था। फिर अगला प्रश्न बना चरक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दोस्तों उत्तर है चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पिक लगाया एक चरक संहिता पुस्तक का। तो प्रश्न आएगा चरक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो आप उत्तर देंगे चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। और कनिष्क के राज्य में जो वैद्य थे उनका नाम चरक था। कनिष्क के राज्य में जो वैद्य थे उनका नाम चरक था और चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न आया कनिष्क के राज कवि का क्या नाम था? तो दोस्तों कनिष्क के राज कवि का नाम अश्वघोष था। ध्यान दीजिएगा, चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी जा रही है और कनिष्क के राज वैद्य चरक हुआ करते थे। और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कनिष्क के राज कवि का क्या नाम था? तो दोस्तों उत्तर बना कनिष्क के राज कवि का नाम अश्वघोष था। और फिर अगला प्रश्न इसी से संबंधित बना अश्वघोष के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो दोस्तों इसका उत्तर है अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, अश्वघोष कौन सी पुस्तक लिख रहे हैं? आप उत्तर देंगे अश्वघोष बौद्ध चरित्र पुस्तक लिख रहे हैं। तो प्रश्न बनेगा कनिष्क के राज कवि का क्या नाम था? आप उत्तर देंगे कनिष्क के राज कवि का नाम अश्वघोष था। और दोस्तों अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी जा रही है। तो दोस्तों कनिष्क के राजवैद्य का क्या नाम था? उत्तर देंगे कनिष्क के राजवैद्य का नाम चरक था और चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी जा रही है। और फिर अगला प्रश्न बना था कनिष्क के राजकवि का क्या नाम था? आप उत्तर देंगे कनिष्क के राजकवि का नाम अश्वघोष था और अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न बना बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? ध्यान देंगे, रामायण हिंदू धर्म का एक महाकाव्य है। और यहाँ पर पूछ रहा है बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो आप उत्तर देंगे अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी जा रही है। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी जा रही है। और यहाँ पर उत्तर बन रहा है अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध चरित्र को ही बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। यानी कि प्रश्न पूछेगा बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो आप उत्तर देंगे अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना वसुमित्र कौन थे? वसुमित्र कौन थे? आप उत्तर देंगे वसुमित्र एक बौद्ध आचार्य थे। और फिर अगला प्रश्न बन रहा है वसुमित्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों वसुमित्र ने महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ध्यान दीजिएगा, वसुमित्र एक बौद्ध आचार्य थे और वसुमित्र के द्वारा महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की जा रही है। तो प्रश्न पूछेगा वसुमित्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? आप उत्तर देंगे वसुमित्र ने महाविभास सूत्र
नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न आया, कामसूत्र की रचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है कामसूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आएगा कामसूत्र की रचना किसने किया? आप उत्तर देंगे कामसूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा किया गया। और वसुमित्र एक बौद्ध आचार्य थे। वसुमित्र ने महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी और कामसूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा किया जा रहा है। फिर अगला प्रश्न बना, कुषाण वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है? तो दोस्तों उत्तर होगा कुषाण वंश के अंतिम शासक का नाम वसुदेव था। ध्यान दीजिएगा, कुषाण वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि कुषाण वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है या कौन थे? तो आप उत्तर देंगे कुषाण वंश के जो अंतिम शासक हुए थे उनका नाम वसुदेव था। कुषाण वंश के अंतिम शासक का नाम वसुदेव था। फिर दोस्तों अगला प्रश्न आया, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो उत्तर देंगे भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। ध्यान देंगे, ये मैंने एक पिक लगाया है नागार्जुन का। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? आप उत्तर देंगे भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। और यहाँ पर भी प्रश्न बन रहा है कि नागार्जुन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो दोस्तों उत्तर है नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र नामक। ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन एक माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिख रहे हैं। तो प्रश्न यही बन रहा है नागार्जुन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आप उत्तर देंगे नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। फिर ध्यान देंगे, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? उत्तर देंगे भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। और फिर अगला प्रश्न बना, नागार्जुन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? दोस्तों उत्तर देंगे नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। फिर दोस्तों इन्हीं से संबंधित अगला प्रश्न बना, नागार्जुन किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों नागार्जुन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए यहाँ पर नागार्जुन की बात की जा रही है और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो प्रश्न बनेगा नागार्जुन किस धर्म के अनुयायी थे? आप उत्तर देंगे नागार्जुन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और फिर अगला प्रश्न बना इन्हीं से संबंधित, शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप उत्तर देंगे शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन नागार्जुन के द्वारा किया गया था। नागार्जुन बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। नागार्जुन के द्वारा शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया जा रहा है। नागार्जुन के द्वारा शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आया, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? उत्तर देंगे भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आया नागार्जुन से संबंधित, नागार्जुन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? आप उत्तर देंगे नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी गई। फिर अगला प्रश्न बना, नागार्जुन किस धर्म के अनुयायी थे? आप उत्तर देंगे नागार्जुन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और फिर अगला प्रश्न बना, शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन नागार्जुन के द्वारा ही किया गया था। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, भारत में बाल विवाह का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बाल विवाह के बारे में आप समझ सकते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं छोटे उम्र में ही शादी कर दी जाती है, उसी को बाल विवाह कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आ रहा है भारत में बाल विवाह का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था? तो आप उत्तर देंगे भारत में बाल विवाह का प्रचलन कुषाण काल से प्रारंभ हुआ था। कब से? कुषाण काल से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न आएगा भारत में बाल विवाह का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? आप दोस्तों उत्तर देंगे भारत में बाल विवाह का प्रचलन कुषाण काल से प्रारंभ हुआ था। फिर अगला प्रश्न आया, कुषाण शासकों द्वारा किस धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए थे? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि जो कुषाण शासक थे किस धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा कुषाण शासकों द्वारा तांबा धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए थे। कुषाण शासकों द्वारा तांबा धातु हुआ करती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सिक्के तांबे के धातु के चलाए थे। और यहाँ प्रश्न यही बन रहा है कि कुषाण शासकों के द्वारा किस धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के चलवाए थे? तो आप उत्तर देंगे कुषाण शासकों के द्वारा तांबा धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के चलवाए थे।
फिर अगला प्रश्न बना, कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों उत्तर है कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। और इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दिए थे। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद गुप्त वंश की स्थापना होती है। और गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो कुषाण वंश के जो अंतिम शासक वासुदेव थे, इसी वंश के सामंतों ने, यानी जो इस वंश के सामंत हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा आगे चल करके गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। यानी कि दोस्तों आज के बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो गुप्त वंश होगा। और प्रश्न यहाँ बना, कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? उत्तर देंगे कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। और इसी वंश के सामंतों ने आगे चल करके गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। इसका मतलब हुआ दोस्तों, अब आज के बाद हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा वंश होगा? वो होगा गुप्त वंश। तो आइए दोस्तों चैप्टर को एक बार और रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों कनिष्क से संबंधित आज का जो सबसे पहला प्रश्न बना था वो था, बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति किस कला में बनाई गई थी? तो हमने आपको बताया बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति गांधार कला में बनाई गई थी। और दोस्तों हमने आपको बताया था कि बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई थी। बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई थी। और यहाँ पर बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति गांधार कला में बनाई गई, ये उत्तर आ रहा है पहले प्रश्न का। फिर अगला प्रश्न बना था, गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण किससे किया गया था? तो इसका उत्तर बना था, गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण काले, हरे, नीले तथा स्लेटी पत्थर का प्रयोग करके किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। किसने? कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और अगला प्रश्न बना, पहली बार भारत में बौद्ध की खड़ी प्रतिमा किसने बनवाई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, पहली बार भारत में बौद्ध की खड़ी प्रतिमा कनिष्क शासक ने बनवाई थी। फिर अगला प्रश्न बना, कनिष्क के राजवैद्य का क्या नाम था? इसका उत्तर बना था, कनिष्क के राजवैद्य का नाम चरक था। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, चरक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दोस्तों चरक के द्वारा चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न बना, कनिष्क के राज कवि का क्या नाम था? तो दोस्तों कनिष्क के राज कवि का नाम अश्वघोष था। और फिर अगला प्रश्न बना, अश्वघोष के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो अश्वघोष के द्वारा दोस्तों बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अश्वघोष के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक बुद्ध चरित्र है उसी को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, वसुमित्र कौन थे? तो दोस्तों वसुमित्र एक बौद्ध आचार्य थे। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, वसुमित्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका उत्तर बना था, वसुमित्र ने महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की रचना की थी? महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? वसुमित्र ने। फिर अगला प्रश्न बना, काम सूत्र की रचना किसने की? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, काम सूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा किया गया था। काम सूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा किया गया था। और फिर अगला प्रश्न बना था, कुषाण वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? तो हमने आपको बताया था कुषाण वंश के अंतिम शासक का नाम वसुदेव था। क्या था? वसुदेव था। फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना था, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर बना था, भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना था, नागार्जुन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो हमने आपको बताया था नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। फिर हमने आपका अगला प्रश्न बना था, नागार्जुन किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों नागार्जुन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
फिर अगला प्रश्न बना, शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों हमने आपको बताया शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन नागार्जुन के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, भारत में बाल विवाह का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, भारत में बाल विवाह का प्रचलन कुषाण काल से प्रारंभ हुआ था। और फिर अगला प्रश्न बना था, कुषाण शासकों द्वारा किस धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के चलवाए थे? तो उत्तर बना, कुषाण शासकों के द्वारा तांबा धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के चलवाए थे। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। और इन्हीं वंश के सामंतों ने आगे चल कर के गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज हमने आपको चैप्टर में बताया कि बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति गांधार कला में बनाई गई थी। और गांधार कला में मूर्तियों के निर्माण के लिए काले, हरे, नीले तथा स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया था। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और दोस्तों पहली बार भारत में बौद्ध की खड़ी प्रतिमा कनिष्क शासक ने बनवाई थी। फिर मैंने आपको बताया कनिष्क के राजवैद्य का नाम चरक था और चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। और आगे हमने आपको बताया कनिष्क के राज कवि का नाम अश्वघोष था। और दोस्त अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। फिर आगे हमने आपको बताया अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहते हैं। वसुमित्र ने महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर हमने आपको आगे बताया कामसूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा किया गया। और कुषाण वंश के अंतिम शासक का नाम वसुदेव था। और दोस्तों भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। फिर मैंने आपको आगे बताया नागार्जुन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और दोस्तों शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन नागार्जुन के द्वारा किया गया था। और भारत में बाल विवाह का प्रचलन कुषाण काल से ही प्रारंभ हो गया था। और दोस्तों कुषाण शासकों द्वारा तांबा धातु का सबसे ज़्यादा सिक्का चलवाया गया था। और आज का लास्ट यानी अंतिम प्रश्न उत्तर बना था कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। और इसी वंश के सामंतों ने, ध्यान दीजिएगा, इसी वंश के सामंतों ने आगे चल करके गुप्त वंश की स्थापना की। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो गुप्त वंश का होगा। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़े होंगे, दिल से पढ़े होंगे। तो दोस्तों यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।